सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सकता था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी जरूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता था कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता, असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या सेलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सेलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है। पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मेंस परीक्षाएं देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूं। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर
दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता यह? काश वह उसकी हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह इच्छा। उसने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, नहीं कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में एक कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया। मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से न घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौटकर आएगा, या बस यह लड़की यादों में रहेगी? अब मनोज को नहीं पता। उसके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह IAS या IPS बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही DSP थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश के पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में IAS या IPS बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर लिया। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं, तो वह भले ही IAS, IPS भी ना बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर IAS या IPS बना जा सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल BCom किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज, कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते। पीछे के पेज पर देखो, 3 नंबर पर। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा।
इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण, उसका इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषताएं अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहां टेररिज्म नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कॉपियां ही चेक नहीं होंगी तो पेपर देने का क्या लाभ? हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज, पांडे, अविनाश, गुप्ता सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की न होकर किसी स्टेट पीएससी की ही हो। इस उम्मीद से पैदा हुआ आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला, तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है, पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ। 12th के बाद में कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया था। करो करो, फोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा।
जब मनोज ने इस व्यंग पर कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सेलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले। अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुदगल से पूछा, आज की चर्चा का विषय है प्यार। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालो, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है, तुम्हें अभी भी प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोंक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई थी। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है, मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया हो तो जाने, प्यार के बारे में ये निरक्षर है। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ, फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत है। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उसे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतिभागियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की था लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त न बर्बाद करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे।
मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती है। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आके ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा हा हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह त्यागी जी से या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ। योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता जरूर हूँ। उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गई। वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पे चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अविनाश मुदगल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थीं। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे, सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया।